Good morning, students. In our today's class, we are going to begin with the Indian Economic Development book. As every one of you are very well aware that in class 12, we are studying two books in economics. First is macroeconomics and the second is Indian Economic Development. Now, students, this Indian Economic Development book is totally theory. मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स में न्यूमेरिकल हैं, वो सारे हमें सॉल्व करने हैं. बट इंडियन इकोनॉमी हियर इट इज़ टोटली थियरी. नाउ हियर थियरी मीन्स what type of theory you will be studying. Let me first introduce you to the book, students. See, in this book, in Indian Economic Development, you are going to study economics totally theory. अब ये theory कौन सी होगी? Just listen. This theory is basically about India's economy, right? We will be studying in India's economy right from the beginning. अब right from the beginning मतलब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, that is in the year 1947. So before independence, how was our economy? And up to now, today, what is going on in our country और what is going on in our Indian economy? मतलब हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है इंडिपेंडेंस के पहले से और आज, ये सारे चीज़ें इस बुक में कवर्ड होगी. सो अब थियोरी में सो दिस ऑल विल ऑल्सो इंक्लूड द हिस्ट्री पार्ट. यू हैव मोस्ट ऑफ द थिंग्स, स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी ईजी. मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव स्टडीड इन द हिस्ट्री. सी 2 years बैक दिस बुक वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू क्लास 12th कॉमर्स चिल्ड्रन. उसके पहले क्लास 11th के स्टूडेंट्स को ही इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक थी. अब तो 2 साल से तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स आ गया है क्लास 11th में माइक्रो के साथ. बट अर्लियर दिस बुक वॉज फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स ओनली. नाउ दिस इज़ इन क्लास 12. ज़्यादातर बच्चे इस बुक को लेके या फिर इस सब्जेक्ट को लेके स्टार्टिंग में ना बहुत परेशान हो जाते हैं. इनिशियली इन द बिगनिंग लास्ट ईयर ऑल्सो आई सॉ स्टूडेंट्स वर वेरी मच कन्फ्यूज कि मैम कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ये तो बहुत सारा कन्फ्यूजन वाला है, पूरा थियरी है. बट फ्रैंकली स्पीकिंग, लेट मी स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली टेल यू, ये तुम्हारे मैक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा ईजी है. दो मैक्रो इकोनॉमिक्स मैनी चैप्टर्स, देर आर न्यूमेरिकल्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे आपको पूरा समझना है. यू कैन नॉट बाय हार्ट द थिंग्स. बट हियर इन दिस इंडियन इकोनॉमी, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में आ गया, जो भी मैंने वीडियो में समझाया है, या जो भी टॉपिक्स में आपको कोई भी डाउट हो, रिलेटेड हो, यू कैन क्लिक द पिक्चर एंड सेंड मी ऑन माई व्हाट्सएप. आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन ऑल्सो. बट इफ़ यू लिसन इंटरेस्टिंगली ना चिल्ड्रन, आई एम टेलिंग यू दिस बुक इज़ क्वाइट ईजी. मतलब इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा आपके लिए स्कोरिंग होगा एज़ कम्पेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. देन नेक्स्ट थिंग इज़, जो हिस्ट्री में आपने बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी है अर्लियर क्लासेस में, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वही इसमें स्टार्टिंग के चैप्टर्स में वही सारा चीज़ें कवर्ड है. तो इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेमोराइज द थिंग्स, राइट? सो लेट अस फर्दर स्टार्ट proceed to our chapter. Our first chapter in Indian economic development is Indian economy on the eve of independence. Now I have already given you the course or the exam syllabus for the first unit test. So in Indian economy only one chapter is going to come. So today I thought first let me start with this chapter, as it is macro में तो मैंने आगे का ज़्यादा ही पढ़ा दिया है. So now let's begin with this chapter. Now children, you are going to first understand the meaning of this chapter. इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के समय हमारी इकोनॉमी कैसी थी, इस चैप्टर के अंदर ये तो पढ़ना ही है. बट उसके पहले हमें ये भी पढ़ना है कि बिफोर इंडिपेंडेंस हाउ अवर इकोनॉमी वॉज देयर. सो व्हाट वाज द स्टेट ऑफ अवर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. जस्ट लिसन. देखो है तो ये थियोरी, तुम लोग भी बोलोगे मैम हमें थियोरी सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है. बट स्टूडेंट्स यू हैव टू लिसन. जब तक तुम लोग समझ में नहीं आएगा कि टीचर ने क्या एक्सप्लेन किया है, सिंपली बाय हार्ट तो करना नहीं है कुछ भी. यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. सो देखो, जो ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए थे इंडिया में रूल करने के लिए, कलोनियल रूल जिसको हम लोग बोलते हैं. कलोनियल रूल मतलब क्या होता है कि जो कंट्री रूल करती है वो थी, कौन सी कंट्री थी? ब्रिटिश थी. ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री पे रूल किया, हमें रूल किया, मतलब हम क्या हो गए? हम कॉलोनी हो गए. तो जो मेन पर्पस था ब्रिटिशर्स का वो क्या था कि सिंपली वो चाहते थे कि इंडिया क्या रहे, दे वांटेड आवर कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर. ये तो सबको बहुत अच्छे से पता है. अप टू क्लास 10th इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो यू हैव स्टडीड दिस थिंग, या ऐसे भी सबको पता है इन जनरल. क्यों? क्योंकि उनको जो उनकी कंट्री थी, कौन सी कंट्री थी? ग्रेट ब्रिटेन.
दे वांटेड टू मेंटेन देयर ओन रैपिडली, या उनका जो खुद का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो उनको बेस रखना था। क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया में किसी चीज़ का प्रोडक्शन ना हो, इंडिया सिर्फ क्या रहे, इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करे और उस रॉ मटेरियल से सारा सामान हम बनाएंगे ताकि हमारी कंट्री आगे बढ़ जाए। ठीक है, ये उनका पर्पस था ग्रेट ब्रिटेन का। सो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्लॉयटिव नेचर, ये जो अंडरस्टैंडिंग थी ओके ऑफ दिस रिलेशनशिप is essential for any assessment of the level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 7 decades. Now see children, first thing you are going to study in this chapter is low level of economic development अंडर द ब्रिटिश रूल। मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम लोग हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो क्यों था, समझ में आया सबको। सो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया पजेस लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इंडिपेंडेंस के समय हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत लो था। क्यों? अंडर द कॉलोनियल रूल, क्योंकि हम लोग किसके अंडर में थे, वी वर अंडर द कॉलोनियल रूल। नाउ बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स के आने के पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, ध्यान से सुनना। देखो इंडिया क्या है, इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स ने कितने ईयर्स तक हमारी कंट्री को रूल किया, राइट, नियरली अबाउट 200 ईयर्स, ये सबको पता होगा। सो इंडिया उसके पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, हमारी एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने के पहले की बात मैं बता रही हूँ, ठीक है। क्यों? जबकि एग्रीकल्चर उस समय हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था ज़्यादातर लोगों के लिए, ये तो सबको पता है, ठीक है। बिकॉज दैट टाइम एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। Yet the country's economy was characterized by various kinds of manufacturing activities. देखो जब हालांकि लोग एग्रीकल्चर में थे फिर भी हमारी कंट्री के जो लोग थे बहुत सारे लोग बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ से भी जुड़े हुए थे। इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स। ये तो सबको पता ही था, उस समय से पहले से सबको पता था। तो इंडिया वॉज वेरी रिच ड्यूरिंग द बिफोर द ब्रिटिश रूल। अब उसके पहले मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, सबके मन में हो रहा होगा कि मैम ये कॉलोनियल रूल क्या होगा। सी चिल्ड्रन, कॉलोनियल रूल का मतलब ये है, ऑलरेडी आपके नोट्स में मैंने ये सब बता दिया है, बट फिर भी लेट मी एक्सप्लेन यू। ये क्या है, ये एक सिस्टम होता है जो दो कंट्रीज़ के बीच में है। इसके अंदर क्या होगा, एक कंट्री आपकी रूलर रहेगी और दूसरी कंट्री जो क्या है वो कॉलोनी है। तो हम लोग इंडिया वाले क्या थे, कॉलोनी थे, और ब्रिटिशर्स क्या थे, वो ब्रिटिशर्स हमें रूल करते थे, ठीक है। तो वो क्या हो गए, दो कंट्री हो गई ना, अंडर वन कंट्री बीइंग द रूलर, जो हमें रूल करता था वो कौन था, ब्रिटिशर्स, और हमारी जो कंट्री थी वी वर कॉल्ड एज व्हाट, कॉलोनी। एंड द रूलिंग कंट्री डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनी। ये बात ध्यान से सुनना, जो रूलिंग कंट्री होती है वही डिटरमाइन करेगी कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कौन सी होनी चाहिए। सो हमें कोई हक नहीं था उस टाइम पे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिसाइड करना। क्यों? क्योंकि वी वर अंडर द कॉलोनियल रूल, सो द रूलिंग कंट्री वॉज ओनली गोइंग टू डिसाइड। अब सबको समझ में आ गया कॉलोनियल रूल का क्या मतलब होता है। तो उस समय हमारी इकोनॉमी कैसी थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। नाउ व्हाट डज दिस वर्ड स्टैग्नेंट इकोनॉमी मीन्स व्हाट। अब देखो स्टैग्नेंट का मीनिंग सबको पता है, कांस्टेंट, एकदम जैसा है वैसा ही, ठीक है। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब वो इकोनॉमी विच इज़ स्टक, जो अटक चुकी है, या फिर विच इज़ वेरी लो एट इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट। मतलब उस समय हमारी इकोनॉमी एकदम स्टक हो चुकी थी, या फिर बोलो कि बहुत लो थी उसके डेवलपमेंट में। तो उस समय ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आवर इकोनॉमी वॉज वॉट, आवर इकोनॉमी वॉज स्टैग्नेंट इकोनॉमी, ठीक है। आ गया सबको यहाँ तक समझ में, बेसिक चीज़ें समझ में आ गई, कॉलोनियल रूल और स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ये सब देखो बेसिक वर्ड्स हैं जो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग दीज वर्ड्स यू विल नॉट अंडरस्टैंड। अब देखो उस समय हमारी कंट्री का क्या हालत था, लो लेवल ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। जब हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर में थे तो सबसे पहले हमारी हालत क्या थी, हमारा लेवल ऑफ इनकम बहुत लो था, और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पूरी तरह किसके अंडर थी, हम लोग ब्रिटिश रूल के अंदर थे, वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल। सो द बेस्ट इंडिकेटर, कोई भी कंट्री के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन का अगर पता लगाना है तो उसके लिए क्या मालूम होना ज़रूरी है, नेशनल इनकम। आई होप आपको नेशनल इनकम चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो अब नेशनल इनकम का मीनिंग सबको पता चल गया हो गया। तो इसीलिए फिर से बता रही हूँ कि जो बेस्ट इंडिकेटर होता है
ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन जानने के लिए अगर हमें पता करना है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है तो देन इट इज़ नोन एज व्हाट, नेशनल इनकम। और दूसरा क्या है, पर कैपिटा इनकम। अब नेशनल इनकम का पता सबको चल गया है, मैंने डेफिनेशन में भी बता दिया है, पूरे ईयर के अंदर जितने गुड्स और प्रोडक्शन सब कुछ मैंने बता दिया नेशनल इनकम का मीनिंग। अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। रिमेंबर दिस, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, दिस इज द मीनिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम। रिमेंबर दिस चिल्ड्रन, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। सो उस समय क्या था, कोई सिस्टमैटिक और सिंसियर एफर्ट्स नहीं थे, मतलब नो सिस्टमैटिक एंड सिंसियर एफर्ट्स वर मेड बाय द ब्रिटिश टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल इनकम। ब्रिटिशर्स को क्या मतलब था हमारी कंट्री की नेशनल इनकम से, तो उन्होंने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया था कि हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी होनी चाहिए। However, individual attempts were made by some experts. उस समय के कुछ एक्सपर्ट्स लोग थे, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गया, वाडिया एंड जोशी, केटी शाह, कुछ देर वर सम पीपल, आर.सी. देसाई एंड ऑल. सो दे वर ओनली डिटरमाइनिंग व्हाट इज अवर नेशनल इनकम, राइट। या फिर ऑल दीज एस्टिमेट्स प्रोड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट्स। इससे क्या हो गया, कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं आया। सो हाउएवर द एस्टिमेट्स गिवन बाय डॉक्टर राव वर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। तो ये दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि उनके एस्टिमेट क्या थे, दैट इज़ नॉट राइट नाउ एसेंशियल फॉर अवर्स। यहाँ पे हमें बस ये देखना है कि इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। मतलब ब्रिटिशर्स के आने के पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर जैसे कि मैंने बताया इट वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। फिर भी कंट्री के बहुत सारे जो लोग थे वो लोग बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ से भी जुड़े हुए थे। इंडिया ज़्यादातर किस चीज़ के लिए फेमस था, क्योंकि उनकी इंडिया में सबको पता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ आज भी बहुत फेमस है। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मतलब क्या, हाथ से बने हुए सारे काम। हाथ से बने हुए कौन कौन से काम हो सकते हैं, एक तो इन द फील्ड ऑफ कॉटन, कपड़े भी हाथ से बनाते हैं कि नहीं। देखो तुम लोगों को पता होगा, जो भी क्लॉथ या जो भी हाथ से बने हुए कॉटन मटेरियल होते हैं आज भी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अपने पेरेंट्स से पूछ लो, जो मशीन मेड क्लॉथ होता है उसकी कॉस्ट उतनी नहीं है जितनी कोई भी हाथ की बुनी हुई कढ़ाई या हाथ से बना हुआ कोई भी काम होता है ना, वो हमेशा कॉस्टली होता है। और इंडिया हमेशा से बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल की मैं बात कर रही हूँ, तभी से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में बहुत आगे था। कौन कौन से फील्ड में, अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ किस किस चीज़ में हो सकती है, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बने हुए काम, इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल एंड प्रेशियस स्टोन वर्क्स, इन सारी इंडस्ट्रीज़ में हम लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ बोल सकते हैं। सो ये जो प्रोडक्ट्स है, दीज प्रोडक्ट्स एन्जॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट। तो इंडिया में क्या था, पूरे वर्ल्ड इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी पूरे वर्ल्ड में फेमस थी और इनका एक बहुत अच्छा रेपुटेशन था। क्यों, क्योंकि हमारी जो हाथ की बुनी हुई कढ़ाई होती थी या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ जो होती थी, दे वर हैविंग अ वेरी फाइन क्वालिटी ऑफ मटीरियल विच वॉज यूज्ड इन दैट एंड द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। जो हमारे क्राफ्ट्समैनशिप थे, जो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के बनाने वाले जो कारीगर थे, उनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत फाइन होती थी एंड देयर स्टैंडर्ड्स वाज क्वाइट हाई, ओके, इन ऑल द इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो दीज प्रोडक्ट्स, उनके जो प्रोडक्ट्स बनाए हुए थे इंडिया के उस समय, दे एन्जॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट बेस्ड ऑन द रेपुटेशन। कौन सी रेपुटेशन थी? बिकॉज ऑफ फाइन क्वालिटी मटीरियल विच वॉज यूज्ड and the high standards of craftsmanship which was seen in all imports from India। ठीक है, आ गया सबको समझ में? ये हुआ बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिशर्स के आने के पहले ये हमारी हालत थी। अब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल समझ लो क्या हो गया, जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आ गए तब क्या हो गया, कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉलोड द पॉलिसीज ऑफ प्रोटेक्शन। कॉलोनियल गवर्नमेंट आप सबको समझ में आ गया, उन्होंने क्या किया, दे फॉलोड द पॉलिसीज ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। उनको क्या लगा कि या हम हमारी कंट्री की या हमारी उनकी खुद की कंट्री का उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज़्यादा था, ओके। देन डेवलपिंग द इंडियन इकॉनमी, डेफिनेटली वो हमारी इकॉनमी को थोड़ी ना डेवलप करने के लिए आए थे, वो तो अपनी कंट्री का सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आए थे। सो दीज पॉलिसीज ट्रांसफर्ड द कंट्री इनटू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। दिस इज क्वाइट क्लियर। उसके चलते क्या हो गया, हम लोग सिर्फ एक सप्लायर रह गए,
रॉ मटेरियल के हम सप्लायर रह गए और वी वर अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मतलब जो ब्रिटेन से फिनिश प्रोडक्ट्स बन के आता था वो हम लोग उसके कंज्यूमर हो गए, हालांकि उसी चीज़ का रॉ मटेरियल हमारी कंट्री से जाता था. सो द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर एफर्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने कोई एफर्ट ही नहीं लिया हमारी कंट्री की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के लिए कुछ सोचें. वो तो मैंने बता ही दिया, और बाकी के कुछ लोग थे जिन्होंने थोड़ा सा सोचा था. अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है, हमारी कंट्री का इंडियन इकोनॉमी का फीचर्स क्या था बिफोर द ब्रिटिश रूल. मैंने बता ही दिया, एग्रीकल्चर हमारा मेन सेक्टर था, ठीक है. और एक बात उस समय की थी, द फार्मर रेज्ड ओनली दोज क्रॉप्स विच ही नीडेड फॉर हिज ओन यूज़. ये तो सबको पता होगा ना, बिकॉज यू हैव स्टडीड ऑल दिस थिंग्स इन द अर्लियर क्लासेस. उस समय हमारी कंट्री के जो फार्मर्स थे, हालांकि एग्रीकल्चर वो करते थे लेकिन वो लोग वही चीज़ प्रोड्यूस करते थे, ओके, एंड शेयर द सेम विद द विलेज आर्टिसंस. Okay, so they raised only those crops which they needed for their own use and shared the same with the village artisans who supplied them with simple manufacture that he needed for his domestic consumption. जो उनको जो ज़रूरत होती थी वो लोग इतना ही प्रोड्यूस करते थे और बाकी का अपने विलेज आर्टिसन से दे यूज टू टेक इट. इंडिया एंजॉयड एक्सटेंसिव ट्रेड बोथ विद इन द कंट्री एंड विद अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एंड यूरोप. अब एशिया एंड यूरोप सबको पता है, देवर आवर नेबर्स. अभी भी एशिया, वी आर इन एशिया ओनली. सो इंडिया उस समय एक बहुत अच्छा एक्सटेंसिव ट्रेड कर रहा था हमारी कंट्री के अंदर और बाहर. सो इट वॉज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो यू कैन से दैट उस समय हम लोग क्या थे, वी वर इंडिपेंडेंट, वी वर सेल्फ रिलायंट एंड वी वर हैविंग अ वेरी प्रॉस्परस इकोनॉमी. उस समय हमारी हालत कैसी थी, वी वर हैविंग अ वेरी गुड प्रॉस्परस इकोनॉमी. नाउ स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट बिफोर इंडिपेंडेंस द कंडीशन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी. आया सबको समझ में? आई विल नॉट एक्सप्लेन टू मच इन टूडेज वीडियो. नाउ इन टुमारोज क्लास और इन टुमारोज वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ आवर एग्रीकल्चर सेक्टर. जैसे कि मैंने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री वॉज ओनली एंगेज इन एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर सेक्टर, व्हाट वाज इट्स कंडीशन एट द ईव ऑफ independence, that we are going to see in tomorrow's video. Till then, thank you for watching. Goodbye and take care of yourself.